दोस्तों नमस्कार। संस्करण 2024 लेटेस्ट बुक और ये NCERT सार संग्रह। ध्यान रखें दोस्तों, NCERT सार संग्रह क्लास 6 से 12 तक और सारे के सारे क्वेश्चन 1 लाइन फॉर्म में। ठीक है, यानी एक लाइन वाला क्वेश्चन है, उसी फॉर्म में सारा क्वेश्चन है। तो और याद रखें दोस्तों कि सारे जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही है या होने वाली है या होगी, ठीक है, उन सारे एग्ज़ाम में ये एक रामबाण की तरह काम करता है। इसे आप ज़रूर देखेंगे। ध्यान रखें दोस्तों कि ये महेश बर्नवाल जी की किताब बुक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी है, देख लीजिए। ठीक है, और ये सब कुछ लेटेस्ट ध्यान रखेंगे। 22-23 का आर्थिक समीक्षा, वन स्थिति रिपोर्ट 2021, 16वां संविधान 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, बजट 23-24, पूरी तरह से ये नई बुक है, एकदम लेटेस्ट बुक है। ध्यान रखेंगे तो आप इसे देखिए और ज़रूर देखिए। ध्यान रखेंगे NCERT सार संग्रह 1 लाइनर क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। और ये लेटेस्ट बुक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले इस बुक से अभी तक 3 वीडियो आप तक पहुँच चुका है। ठीक है, आप देखे होंगे और सारे के सारे वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री से है। ठीक है, मॉडर्न इतिहास से है, आधुनिक भारत से है। और अगर आप नहीं देखें, देखिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं उसका लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। नहीं तो आप ऐसा करेंगे कि प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आप देखेंगे प्ले लिस्ट में बना हुआ है NCERT सार संग्रह, यही लिखा हुआ है, NCERT सार संग्रह लिखा हुआ है। आप उसको खोलेंगे तो तीनों के तीनों मिल जाएगा। ये चौथा वीडियो, ध्यान रखेंगे, आधुनिक भारत का ये 4th वीडियो, ध्यान रखेंगे, चौथा वीडियो और 1 लाइन फॉर्म पे सारे क्वेश्चन। चलिए हम लोग चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज हम लोग महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन से शुरू करने जा रहे हैं। 4th वीडियो है, ध्यान रखेंगे, आधुनिक भारत का। देखिए इसके बारे में कुछ परिचय दिया हुआ है। तो परिचय किस प्रकार है कि नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी, उपनाम मोनिया। ठीक है, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, जन्म 2 अक्टूबर 1859, सॉरी 69 और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ, पोरबंदर गुजरात में। विवाह 1883 ईस्वी में किसके साथ, कस्तूरबा गांधी के साथ में। पुत्र हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले। प्रमुख शिष्य इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम का वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड। ठीक है, ये नाम है। कानूनी की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान 1888 में मुंबई से गए थे। ठीक है, कानून की पढ़ाई करने के लिए। कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त 1891 में। अब्दुल्ला के मुकदमे लड़ने के दक्षिण अफ्रीका गए, कब, 1893 में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में नाटाल कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था, 1894 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में जूलू व बोवर पदक 1899 मिला। केसर हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 को मिला महात्मा गांधी को। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए 1901 में, कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे महात्मा गांधी। इसके बाद डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म की स्थापना कब किया गया था, 1904 में। ठीक है, और कुछ बातें हैं और देख लेते हैं यहाँ पर। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। जीवन में पहली बार जेल गए। जेल का प्रथम जेल अनुभव 1908 में हुई, दक्षिण अफ्रीका में हुई होगी।
टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में कहाँ पर? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्षों तक रही। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 को। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव, कर्नाटक में किए थे। आत्मकथा महात्मा गांधी का सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में। सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को। कुछ पुस्तक दिया हुआ है, प्रमुख पुस्तक में देखिए, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, आत्मकथा। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 में। गीता माता, सप्त महावर्त, गांधी जी का वास्तविक दर्शन में पश्चिमी सभ्यता का विरोध, और लास्ट में है सुनो विद्यार्थियों। प्रमुख समाचार पत्र द ग्रीन पंपलेट 14 अगस्त 1996 को राजकोट से निकाले गए थे। इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में। यंग इंडिया 1919 में और हरिजन 1932 में। ठीक है, कुछ उपाधियां दिया हुआ महात्मा गांधी का, प्रमुख उपाधियां हैं देखिए। केसर हिंद प्रथम विश्व युद्ध के समय। भर्ती करने वाले सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय। भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट। कर्मवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी द्वारा दिया गया था। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा दिया गया। आधुनिक युग के अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया। मलंग बाबा कबालियों द्वारा। बापू CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू द्वारा। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल PM, जो कि ब्रिटेन के थे। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। वाइकोम सत्याग्रह वर्ष 1924-25 अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरोध त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 में चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था? छुआछूत की कुप्रथा, इसे हम अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरोध त्रावणकोर केरल में चलाया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, कुछ बातें हैं महात्मा गांधी के बारे में ही। तो कहता है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। रविन्द्रनाथ स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, जिसे हम दीनबंधु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी के स्वाधीनता संग्राम के समय उनके घनिष्ठ दोस्त थे। फिनिश फार्म कहाँ स्थित है? तो डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। ठीक है, सत्य की प्राप्ति का मार्ग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी ये विश्लेषण किसका परिचय
देते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति के परिचय की बात किया जा रहा है यहाँ पर जो कपड़ा व्यापारी थे, बैंकर थे, कांग्रेसी थे, महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। वो कौन है? जमनालाल बजाज की बात किया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने किए थे। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, तो बॉक्स की बातों को भी हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं, बाद में बॉक्स की बात को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जिसमें 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे तीन-कठिया पद्धति के नाम से भी कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए इस बात को लेकर कि चंपारण सत्याग्रह में 1917 में हुआ था। यहाँ पर प्रॉब्लम था, नील खेती का प्रॉब्लम था, जहाँ पर किसानों को मजबूरन 3 कट्ठा पर, यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा पर खेती करना पड़ता था, इसलिए इसको तीन-कठिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल किए थे। अगर आपसे पूछे कि किस में भूख हड़ताल पहली बार भारत में किए थे महात्मा गांधी, किस आंदोलन में, तो अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था। यूं यहाँ पर कि यहाँ पर प्लेग फैल गया था, और फैलने के बाद वहाँ के मजदूरों को प्लेग का बोनस नहीं मिल रहा था। इसी के वजह से वहाँ पर मजदूरों द्वारा हड़ताल किए गए थे, जिसे महात्मा गांधी ने अपना सहयोग दी। खेड़ा सत्याग्रह 1918 की बात है, प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह। ध्यान देंगे खेड़ा में क्या हो रहा था, गुजरात में खेड़ा है, यहाँ पर ये हो रहा था कि प्रॉब्लम ये चल रहा था यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा 2 साल से लगातार यहाँ किसानों को फसल हो नहीं रहा था, और ज़मींदार उस पर कह सकते हैं कि टैक्स उगाही करने के लिए गए थे। तो इसी में वहाँ किसानों ने सत्याग्रह किया, जिसमें से महात्मा गांधी ने भी पार्टिसिपेट किए। और इसके बाद वहाँ पर एक कमीशन बैठाया गया। कमीशन के बाद बैठाने के बाद वहाँ का डीएम ने आदेश दिया कि जिसके पास जो कर देने लायक है उसे कर लीजिए, बाकी सबसे कर छोड़ दीजिए। लेकिन ये बात किसी प्रकार लीक आउट हो गया, और जो कर देने के लायक भी थे उसने भी कर नहीं दिया, जो लायक नहीं था तो कर दी भी नहीं की। ठीक है। इसके बाद आगे है खिलाफत आंदोलन 1919 की बात करेंगे हम। ठीक है। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति इस समय में हुआ था। ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति है, ध्यान रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930, जिसे आप नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगला है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति 1942, गांधी जी का करो या मरो का नारा। इतना जो यहाँ पर जितने भी कोष्टक बंद में जितने भी नाम यहाँ पर दिए, गांधी जी द्वारा चलाए गए सारे का सारे आंदोलन है। ठीक है। चलिए आप इधर देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ बातें लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। कुछ आश्रम की बात किया गया है यहाँ पर। तो फिनिक्स फार्म पहले बता चुका हूँ मैं कि डरबन दक्षिण अफ्रीका 1904 में। टॉल्स्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 1910 में। साबरमती आश्रम साबरमती नदी किनारे अहमदाबाद 1915 में। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद 1915 में। अनासक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड 1929 में। और सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र 1936 में। ठीक है, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित हुए थे? तो ये आपको पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, 1901 में कलकत्ता अधिवेशन। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? गांधी जी ने कहे थे। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? यह है इंडियन ओपिनियन। ठीक है। अनटू दिस लास्ट। ठीक है,
नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो जॉन रस्किन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? तो ध्यान रखेंगे चंपारण सत्याग्रह के पश्चात। ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे, ठीक है, और इसी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, और इसी चंपारण सत्याग्रह के सफल आयोजन के बाद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। ध्यान रखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह में बिहार आने की आमंत्रण किसने किया था? ध्यान रखेंगे चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने उसे चंपारण आने का निमंत्रण दिया था, ठीक है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? ठीक है, यानी महात्मा गांधी चंपारण जो आए थे इसका विरोध किसने किया था? तो एन.जी. रांगा। ध्यान रखेंगे नाम है एन.जी. रांगा, ठीक है, रांगा। गांधी जी के प्रिय गीत वैष्णव जन किसने रचा था? ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पर एक नाम दिखाई पड़ रहा है नरसिंह मेहता। 15वीं शताब्दी के गुजराती कवि नरसिंह मेहता ने ये वैष्णव जन की रचना की थी, ठीक है, नरसिंह मेहता। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ें हैं लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा कि पुणे की यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय ने 1892 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि आगा खां यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को किसने बनवाया था? तो सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 में बनवाए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो हमने अंग्रेज़ों को प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग दिए कि ताकि मुझे कुछ न कुछ उपहार स्वरूप मिलेगा, तो उपहार में यही रॉलेट एक्ट मिला था। एक ऐसा कानून जिसमें ना ही आप अपील कर सकते हैं, ना दलील दे सकते हैं, ना वकील रख सकते हैं, ठीक है। और इसी के कानून के चक्कर में जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा, ठीक है, और उसके बाद खिलाफत आंदोलन और उसके बाद फिर से असहयोग आंदोलन। तो हम लोग चलते हैं इस रॉलेट एक्ट में। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारियों का दमन करना, ठीक है। क्रांतिकारी गतिविधियां उसमें बहुत चल रही थी, उसका दमन करने के लिए आप ऐसा कानून लाएं जिस कानून में ना तो आप अपील कर सकते हैं, ठीक है, ना अपना दलील दे सकते हैं और ना ही आप वकील रख सकते हैं, ठीक है, वकील रख सकते हैं। तो सोचिए कैसा कानून था ये। और किसी को भी शक के तौर पे गिरफ्तार कर सकते हैं और वो 90 दिन तक उसे जेल में रहना ही पड़े, कोई उपाय नहीं, शक कुछ नहीं, बस जिसको मन किया अंग्रेज को वो उठा कर ले चले गए, जेल में डाल दिए। भारत में बढ़ रहे क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। तो आप कह सकते हैं पूरी तरह से एक ऐसा कानून जो मुख्यतः भारतीय क्रांतिकारी को दमन करना। दोस्तों एक ऐसा कानून की बात किया जा रहा है जहाँ पर कह सकते क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना था। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर कि ये कानून जो है 1917 में एक कमेटी बनाया गया था न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में, और ये कानून प्रभावी कब हुआ? मार्च 1919 में, ठीक है।
तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे, ऐसा कानून जो कि भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था या दमन करना था। ठीक है, आगे चलते हैं। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के नाम से जाना जाता है? ये आपको रॉलेट एक्ट है। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो वो आपका महात्मा गांधी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। द अनार द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है रॉलेट एक्ट। जालियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो घटना घटी थी रॉलेट एक्ट का पारित होना। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट या रॉलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि 6 अप्रैल को एक पूरे देश में हड़ताल होना था, जिसमें महात्मा गांधी को भी शामिल होना था। लेकिन महात्मा गांधी जी जा रहे थे पंजाब, लेकिन उसे हरियाणा के पलवल नाम के स्टेशन से वापस लौटा दिया गया। ठीक है, फिर चले गए गुजरात। वहाँ पर क्या होता है, उनके दो लोकप्रिय नेता होते हैं पंजाब का, इसमें जिसका 2 नाम है यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। इन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार इस दोनों नेताओं को छुड़वाने के लिए एक बाग है जिसका नाम है जालियांवाला बाग, अमृतसर में है ये। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन वहाँ के लोग एक सभा बुलाते हैं, सब लोग जमा होते हैं, अपने यहाँ पर बात होती है कि अपने नेता छुड़ाया जाए, तो उसके लिए सभा होती है। लेकिन उसी में क्या होता है, अचानक जनरल डायर नाम का व्यक्ति ने निहत्थे भीड़ पर गोलियां चला देते हैं और उसमें 1000 से अधिक लोग मारे जाते हैं। ऐसे सरकारी रिपोर्ट में लगभग 350 की बात होती है कि इतने लोग मरे, लेकिन बाद में कांग्रेस ने जो समिति बनाई, उस समिति द्वारा ये बातें खुल के सामने आई कि 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। ठीक है, अब पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो डेट तो आपको याद ही है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की अध्यक्षता किसने इस्तीफा दे दिया? तो के शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? तो कमेटी है हंटर कमेटी गठन किया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को किसने लंदन में मार डाला? देखिए, उसका नाम वहाँ पर है उधम सिंह। ठीक है, इसने लंदन में जाकर माइकल ओ डायर को गोली मार दिया था। ठीक है, कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया? आपको मैंने बताया कि कांग्रेस ने एक आयोग बनाया था, उसका नेतृत्व कर रहे थे मदन मोहन मालवीय। दोस्तों, मैंने बताया कि कांग्रेस ने एक कमेटी गठन किया था जिसके अध्यक्षता कर रहे थे मदन मोहन मालवीय,
उसी में एक यहाँ पर देखिए इस बॉक्स में जो लिखा उसको ध्यान दीजिए। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। की समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दास, बदरुद्दीन तैयब और M.R. जयकर आदि शामिल थे। तो ध्यान रखें दोस्तों कि कांग्रेस ने जो कमेटी गठन किया था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जिसका अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे, और अगर अन्य मेंबर पूछा जाए उसे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दास, बदरुद्दीन तैयब और M.R. जयकर। ठीक है, अब चलिए कुछ घटना यहाँ पर लिखा, उन घटनाओं को देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या क्या घटना है। तो घटना देखिए यहाँ पर है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुई स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। बंगाल विभाजन रद्द व राजधानी दिल्ली स्थानांतरित 1912 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ 1909 में। इसके बाद 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्र में वृद्धि। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का निर्माण का आह्वान। 1942 में क्रिप्स मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन। 1947 में भारत स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। हंटर कमीशन रिपोर्ट जालियांवाला बाग से को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। ध्यान रखेंगे, हंटर कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया था, जो जालियांवाला बाग के लिए वो गठित किया गया था हंटर कमीशन को, उसमें जो रिपोर्ट दिया गया था, गांधी जी ने उससे एक बात कहा था कि गांधी जी ने कहे थे कि पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए हमारे पास टॉपिक है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो पहले हम लोग खिलाफत को देखते हैं, फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन को देखेंगे। ठीक है, फिर दोनों इसमें मिला जुला होगा, देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं खिलाफत आंदोलन की तरफ और असहयोग आंदोलन की तरफ। ठीक है, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। तो तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। दोस्तों ध्यान इस बात का रखिएगा, पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम धर्म का एक धर्मगुरु कह सकते हैं आप, जो खलीफा होता था, तो वो खलीफा पद इंग्लैंड ने क्या किया था, समाप्त कर दिया गया था। तो इंग्लैंड के नुमाइंदे यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ के भी मुसलमान द्वारा या मुस्लिमों द्वारा यहाँ पर भी खलीफा को लेकर आंदोलन चलाया गया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, अब इसमें कंट्रोवर्सी एक चीज़ें हैं, इतिहासकार अपनी बातों को रखता है कि महात्मा गांधी को क्यों खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष चुनाया गया था। ठीक है, या महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को साथ क्यों दिया था, तो इनका अपने ओपिनियन है, हर किसी का अपने अपना ओपिनियन होता है। 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। गांधी जी चाह रहे थे कि मुझे असहयोग आंदोलन में साथ चाहिए। ठीक है, तो साथ चाहिए तो पहले किसी को और साथ दीजिए, तब तो साथ मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया, तो 1920 में प्रारंभ किया। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था, तो सी.आर. दास ने प्रस्तावित किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी, चित्तरंजन दास। सी.आर. दास कहेंगे, चित्तरंजन दास कहें, बात एक ही है, एक ही व्यक्ति का नाम है। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, तो असहयोग आंदोलन के समय दिया था।
21-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, जो केसरी हिंद की उपाधि 1915 में प्राप्त हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रथम जन आंदोलन फर्स्ट मास मूवमेंट कौन सा था? असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि ये निष्ठुर बर्बादी है? तो जिसने लिखा उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर ने। चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922। ध्यान रखें, पहले ये 5 फरवरी लिखा होता था, आज लेटेस्ट डाटा में 4 फरवरी आ गया है। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में घटित हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, चोरी चोरा के स्थान पर की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो बारदोली में थे। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1922 को। ध्यान रखेंगे, इस 4 फरवरी को ये घटना घटी और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से असहमति जताते हुए किसने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशम व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, अगला टॉपिक है देखिए स्वराज पार्टी और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया? तो सी.आर. दास ने किया। कब स्थापित किया था? तो देखिए यहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्यागपत्र दिया? तो वो है सी.आर. दास ने दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1922 के गया अधिवेशन का अध्यक्ष सी.आर. दास को चुना गया था। अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे। और ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, इस बार TRE 2 में 9th का जो एग्ज़ाम हुआ, यानी आप उसको आप कह सकते TGT कर सकते हैं। ठीक है, 9th के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि गया अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किए थे? तो सी.आर. दास, चित्तरंजन दास। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ? असहयोग आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ। ठीक है, स्वराज पार्टी गठन किस आंदोलन के असफलता के पश्चात हुआ? तो असहयोग आंदोलन के पश्चात हुआ। ठीक है, नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी दास पैक्ट। कब हुआ था? नवंबर 1924 में हुआ था। कौन कौन भाग लिए थे? महात्मा गांधी, सी.आर. दास यानी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन तीनों के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे हम गांधी दास पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगली बातें हैं, यहाँ पर कुछ बातें और है, उसको भी देखते हैं। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी हम विधानसभा की बात नहीं हो रही, यहाँ पर लोकसभा की बात हो रही है। ठीक है, उसका प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया?
1929 में पारित किया गया। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। ठीक है, ये कब की बात है? 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी को आगे चलकर ध्यान रखेंगे 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया था 1931 से। ठीक है, और इसी को जीवंत रखने के लिए हम 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किए, जो आज हम उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे झंडा कब फहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर, जब दुनिया सो रही है तो जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रावी नदी के तट पर झंडा फहरा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, वो किस दिन मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? तो वो लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और लिखा हुआ है, इसको देखिए ध्यान से कि 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। ठीक है, जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे 1921 में, तो संपूर्ण भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन के बारे में कुछ बातें हैं, उनको देखते हैं क्या क्या बातें हैं। तो चलिए देखते हैं साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन, जिसे हम व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन को के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष नियुक्त किया गया? 1927 में। साइमन कमीशन गठन क्यों किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1929, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, उसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। और सबसे बड़ी बात यह था कि साइमन कमीशन आए क्यों थे? तो 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए, और भारत में एक मोटा मोटी मान के चलिए संविधान का निर्माण करना था। ठीक है, धीरे धीरे भारतीय जनता को एक स्वशासन देने की बात चल रही थी, और तो भारतीय नेताओं का कहना था कि हम उस संवैधानिक परंपरा की क्यों बात करें जिसमें एक भी भारतीय नहीं हो। हमारा संविधान क्या कोई बाहरी तत्व बनाएगा? जिसमें 7 मेंबर थे, सातों का सातों मेंबर वाइट थे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ब्रिटिश थे। ठीक है, अब संविधान मेरा बनेगा और सारे लोग ब्रिटिश का होगा, विरोध इस बात का था। ठीक है, तो इसमें कोई भी भारतीय नहीं थे, इसलिए विरोध किया जा रहा था, इसलिए हम इसे व्हाइट कमीशन के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा, जब साइमन कमीशन, ध्यान रखेंगे साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई में पहला कदम रखे। उसके बाद ये लाहौर गए। लाहौर में प्रोटेस्ट हो रहा था, एक नारा था साइमन गो बैक। ठीक है, तो इसी प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, और जहाँ पर वहाँ के एडिशनल मजिस्ट्रेट, ध्यान रखेंगे लाहौर का, जो कि सॉन्डर्स हुआ करते थे, उन्हीं के कहने से पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें से लाला लाजपत राय के सिर पे चोट लगी और आगे चल के इनकी मृत्यु हो जाता है। ध्यान रखें, लाला लाजपत राय ने एक बात कहे थे कि मेरे सिर पर लगे हुए अंग्रेजों के प्रत्येक डंडा उनके कील की आखिरी ताबूत उनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। ठीक है, तो कथन इस प्रकार है कि मेरे सिर पे लगे अंग्रेजों के प्रत्येक डंडे उनके ताबूत के आखिरी कील साबित होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक बातें हैं, देखिए यहाँ पर क्या है। पंजाब केसरी उपाधि किससे दी गई? लाला लाजपत राय को दिया गया। ठीक है,
साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? श्वेत कमीशन, व्हाइट कमीशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो बर्केनहेड ने किए थे। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने किया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों की समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? बर्केनहेड ने। ठीक है। इसके बाद मुस्लिम लीग के एक विद्रोही गुट ने किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन का समर्थन किया था? तो मोहम्मद शफी के नेतृत्व में किए थे। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नई डोमिनियन संविधान की प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों ध्यान इस बात को रखिए कि साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट कांग्रेस ने नहीं माना। ठीक है, तो कांग्रेस से कहा गया तो ठीक है, तो आप एक रिपोर्ट बनाइए जिसमें सभी लोग सहमति हो। तो उसमें मोतीलाल नेहरू से कहा गया कि आप रिपोर्ट बनाइए। कांग्रेस की तरफ से वही अधिकारी व्यक्ति थे जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। बाद में इस रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिए। तो मुस्लिम लीग से कहा कि आप रिपोर्ट बनाए। जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी, जिसमें कांग्रेस ने उस मांग को भी नहीं माने। अंत में साइमन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, जिसे हम गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और बाद में आकर वही गोलमेज सम्मेलन के बाद 1935 में एक अधिनियम आएगा, जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं, जो कि हमारे संविधान का 2/3 भाग उसी से लिया गया है। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और 1/3 भाग 60 देशों के संविधान से, जो मुझे अच्छा लगा, उसको रख लिया गया है। ठीक है, एक संविधान हम लोग निर्माण किए, जिसका आगे भी चर्चा होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसमें कुछ बातें हैं, इसको भी देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं। तो बात इस प्रकार है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो लाहौर अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की आरंभ किया गया किया था? तो ये दांडी, गुजरात से। सविनय अवज्ञा के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च भी कहते हैं। तो शुरू कब हुआ? 12 मार्च को, और समाप्त कब हुई? 6 अप्रैल 1930 को। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो अब्बास तैयब जी। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वेब मिलर को ठहराया था। महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? तो यरबदा जेल में थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सेल्फ डिसओबीडियंस की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अधिक महत्व दिया। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो वो रेजिमेंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन में गोली चलाने से इनकार कर दिया। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह तिरुचिन्नापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की थी। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा
कि ये यात्रा जो है वो बहुत सारे जगहों पे हुई, सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, बहुत सारे जगहों पे हुई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु का जिक्र है तो चक्रवर्ती साहब ने कहाँ से कहाँ तक किए, तो दांडी यात्रा की तरह तिरुचिरापल्ली से लेकर वेदारण्यम तक की यात्रा किए थे। जियात्रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो नागालैंड में हुआ था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो ये चंपारण, ठीक है, चंपारण बिहार से संबंध रखते थे। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया, ध्यान रखेंगे। और एक बात और ध्यान रखिए, चौकीदारी टैक्स जो है लोगों ने कहा कि हम क्यों दें, चौकीदार लोग अंग्रेज का पिछलग्गू हैं या उनके मुखबिरी काम करते हैं, तो इसलिए चौकीदार का विरोध किए थे। आज भी देखते चौकीदार का काम है क्या, कि गांव में कोई भी घटना घटे तो थाने तक बात को पहुंचाए, ठीक है, इनका काम ही यही है। तो इसीलिए इन लोगों ने विरोध किया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रुकते हैं, मैं फ़िलहाल बहुत थक चुका हूँ, ठीक है। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। तो आज ये चौथा वीडियो था, हम लोग कल मिलते हैं 5वें वीडियो में, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद और जय